अजीज दोस्तों, दो खबरें आपके सामने रखूंगा गजा के हवाले से, जो पाकिस्तान की आर्मी को टास्क दिया गया है उस पर, और चाइना और अमेरिका के प्रेसिडेंट्स की जो मीटिंग हुई थी। देखें, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया से पंगा ले लिया, रशिया से पंगा चल रहा है, क्योंकि रशिया किसी तौर पे नीचे जाने को तैयार नहीं। रशिया बिल्कुल अपने स्टैंड पे खड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप को ये था कि थोड़ा वो नीचे आएगा, थोड़ा मैं नीचे आऊँगा। डोनाल्ड ट्रंप बहुत नीचे आया। पुतिन भाई कह रहा है कि नहीं भाई, सीधा सीधा जंग बंदी की एक ही शर्त है कि जो कब्जा किया हुआ इलाका है वो हमारा होगा, नेटो की मेंबरशिप नहीं दोगे, वगैरह वगैरह। उस पर मैं बाद में आऊँगा। फिर अब इसने सोचा ये कि यूरोपियन यूनियन मुझसे नाराज़ है, कनाडा मुझसे नाराज़ है, सब नए पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, इंडिया के साथ डीलें कर रहे हैं, तो और मोदी मेरे हाथ ही नहीं आ रहा। मैं शंघाई कोऑपरेशन मीटिंग में चला गया ये, लेकिन यहाँ पे नहीं आया। जो अभी जो मीटिंग हो रही है मलेशिया में और कोरिया में, यहाँ पे सब आए हैं, मोदी जी नहीं आए। और जो सितंबर में यूनाइटेड नेशंस का वो था, उसमें भी इसने सोचा मोदी जी आएंगे, चलो। मोदी जी जा ही नहीं रहे। मोदी जी ऐसी किसी जगह पे नहीं जा रहे जिसमें इसको, तो मोदी जी भी नीचे आने को तैयार है नहीं। तो इसने फिर सोचा कि चलो चाइना के हाथ पांव जोड़ो। तो कई हफ्तों की बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए चाइना के जी जिनपिंग को तैयार किया गया कि सियोल साउथ कोरिया में एक मीटिंग रखते हैं। और फिर उस मीटिंग का बिल्डअप भी बनाया इसने। अरे मैं वेरी एक्साइटेड हूँ मेरे दोस्त जी से मिलने के लिए। सब इसके दोस्त हैं, पुतिन भी इसका दोस्त है, मोदी भी इसका दोस्त है, सब माई बेस्ट फ्रेंड्स हैं। लेकिन सबसे इसके पंगे चल रहे हैं। इसको सब पहचान गए हैं कि ये कितना कमीना खसलत का आदमी है। जी भाई से मीटिंग हुई। If you think about it, the very, very distinguished and respected president of China, and we will be having some discussions. I think we've already agreed to a lot of things, and we'll agree to some more right now. But President Xi is a great leader of a great country, and I think we're going to have a fantastic relationship for a long period of time. And it's an honor to have you with us. Thank you very much. मीटिंग के शुरू में इसने बड़ी तारीफें की जी भाई की, और उसने ऐसी ऐसी तारीफें कि मतलब जी जैसे इसके तारीफों में आ जाएगा। जी का सपाट चेहरा है, आपको पता है, जी बिल्कुल मोशनलेस, इमोशनलेस चेहरा रखता है। वो बताता ही, उसके चेहरे से पता ही नहीं चलता कि वो खुश है कि नाराज़ है कि गमगीन है कि बहुत ही एक्साइटेड है, कुछ भी नहीं। सपाट चेहरे से सुनता रहा और बोला आ जाओ भाई, लाइन पे आ जाओ। इसका काम क्या था? इसको ये था कि भाई साहब, पहले तो ये कि तुम रेयर अर्थ मिनरल हमारे को रास्ता खोलो, और दूसरा ये कि हमारे से तुम चीज़ें खरीदो और कई चीज़ें। लेकिन जी भाई ने कहा कि देखो भाई, रेयर अर्थ मिनरल हम सारी तो आपको नहीं दे सकते, और ये आज दौड़ है टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की। देखें अजीज़ दोस्तों, इस वक्त है ना टेक्नोलॉजी की दौड़ में नो डाउट कि अमेरिका, चाइना और पूरी दुनिया से काफ़ी आगे है, क्योंकि पिछले 100 साल से सारे इनोवेशंस वहीं से आते रहे हैं, सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ से है। दूसरा, अमेरिका एक माइग्रेंट्स का कंट्री है। वो आज माइग्रेंट्स को निकाल रहा है, वरना आज से 1 साल पहले तक पूरी दुनिया के क्वालिफाइड माइग्रेंट्स अमेरिका जाने को प्रेफर करते थे, और अमेरिका भी उनको खूब फैसिलिटीज़ देता था, जिससे वहाँ पे इतनी ज़्यादा इनोवेशंस और इतनी सारी चीज़ें हुई। आज आप देख लें तो डोनाल्ड ट्रंप के भी ख़ानदान वाले जर्मनी से आए थे। एलन मस्क, अमेरिका का रिचेस्ट आदमी, भी साउथ अफ्रीका से आया है। तो ये है कि गूगल का चीफ कौन है, माइक्रोसॉफ्ट का चीफ कौन है, तो ये सब माइग्रेंट्स हैं। तो अमेरिका के पास ये एडवांटेज था। दूसरा ये कि जंगें सबसे ज़्यादा अमेरिका ने की हैं, लेकिन इसका मेनलैंड जो अमेरिका है वो जंगों के इलाकों से हमेशा दूर रहे, तो उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। यूरोप पिछले 100 साल में 2 बार तबाह हो चुका है, फर्स्ट वर्ल्ड वार में और सेकेंड वर्ल्ड वार में। तो अमेरिका नो डाउट बहुत आगे है। फिर पूरी दुनिया को लूट के जमा किया हुआ है, ठीक है, $37 ट्रिलियन के कर्जे में है, लेकिन आज भी जीडीपी के हवाले से
पर कैपिटा इनकम के हवाले से भी अमेरिका बहुत स्ट्रांग है, मिलिट्री वाइज तो है ही है सबसे ज़्यादा स्ट्रांग। लेकिन चाइना उसको कैचअप कर रहा है, कल नहीं कर लेगा, 1 साल बाद नहीं कर लेगा, 5 साल बाद नहीं कर लेगा, लेकिन 10, 12, 15 साल में कर लेगा। इसलिए कि चाइना की जो ग्रोथ है, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, ये ग्रोथ चाइना की जो है ना पिछले 20 साल की, और अमेरिका का डिक्लाइनेशन है ना पिछले 20 साल से, तो वो अगर आप देखें तो चाइना अमेरिका को कैचअप कर लेगा। तो चाइना बड़ा एहतियात से चल रहा है। ज़ाहिर है मीटिंग के बाद तो डोनाल्ड ट्रंप ने लंबी चौड़ी ट्वीट की कि मेरी बड़ी ग्रेट मीटिंग हुई प्रेसिडेंट ऑफ जी से, और हमारे दरमियान बहुत रेस्पेक्ट का रिश्ता है और हमने कई चीज़ों पे एग्री किया, और प्रेसिडेंट जी ने चाइना को हमारे सोयाबीन और सोरगम वगैरह हमारी फार्म प्रोडक्ट्स खरीदने पे तैयार हो गए हैं, तो अब सोयाबीन और ये बेचेगा ये, ठीक है ना। तो बाकी जो मेन चीज़ थी ना, वो दूसरा इसने कहा कि फेनेटाइल जो ड्रग्स है जिसकी वजह से अमेरिका में बहुत ज़्यादा युवा जो है वो तबाह हो रही है, कह रहा है कि उसको रोकने के लिए बहुत पूरी कोशिश करेगा। और चाइना अमेरिका की एनर्जी, यानी ये ना पेट्रोल और गैस बेचने के चक्कर में रहता है कि पूरी दुनिया इससे खरीदे। जब भी इसने इंडिया के ऊपर भी नाराज़ है कि तुम क्यों खरीद रहे हो रशिया से, और रशिया यूक्रेन वार का इन्होंने बड़ा फ़ायदा उठाया। आज यूरोपियन यूनियन और यूके अमेरिका से इतना ज़्यादा एनर्जी खरीद रहा है, और अमेरिका की एनर्जी बाकी जैसे रशिया से डबल है, डबल से भी ज़्यादा महंगी है, क्योंकि उसमें फिर ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा बहुत लंबा पड़ता है। रशिया से तो नॉर्थ ईस्टर्न पाइपलाइन बनाई थी ना, सीधी सीधी आ रही थी, पाइपलाइन से आपका कोई खर्चा ही नहीं होता, एक बार पाइपलाइन बनाने पे खर्चा होता है, फिर तो वहाँ से ठक करके पेट्रोल का नलका खोला और ये आ गई, गैस का नलका खोला और आ गई पाइपलाइन में। वहाँ अमेरिका से तो लाने में शिप का खर्चा होगा, फिर शिप पोर्ट पे उतरेगा, फिर पोर्ट से आगे कंटेनर्स में जाएगा, तो मजबूरन अब यूरोपियन यूनियन खरीद रहा है और बाकी कुछ कंट्रीज खरीद रहे हैं। तो ये है कि चाइना अमेरिका की जो मीटिंग हुई है ना, इससे कोई मैसिव चीज़ें नहीं हुई हैं। अजीज़ दोस्तों, मैं आऊँगा गज़ा के मामलात के ऊपर। हमास ने कभी भी इस पीस एग्रीमेंट जो हुआ था अभी, जिसको बड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश किया था, जिसके लिए अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पीस प्राइज़ के लिए अपने मरा जा रहा था, पाकिस्तान के बूट चाट प्राइम मिनिस्टर ने तो खड़े होकर कह दिया कि हम वापस इसको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। लेकिन हमास ने फ़लस्तीनी जो कि एंटी हमास थे, जो अमन चाहते थे, उनका कत्लेआम जब शुरू किया, और फिर उसने इजरायली फ़ौजियों के ऊपर हमले किए, जवाब में फिर इसराइल ने वो मामला किया इनके साथ वापस। ऐसी ख़तरनाक बमबारी हुई है कि सैकड़ों लोग मर रहे हैं। तो ये है कि फ़लस्तीनियों को, गज़ा के फ़लस्तीनियों को अगर इजराइल के साथ पीस चाहते हैं, अगर वो और तबाही नहीं चाहते, तो उनको हमास के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, हमास को रोकना होगा। अजीज़ दोस्तों, रोबियो, मार्को रोबियो, जो कि अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि गज़ा के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मदद के लिए जो नई इंटरनेशनल फोर्स बनाई जाएगी, उनमें वो कंट्रीज़ की फोर्सें होंगी जो कि जिससे कि इजराइल खुश है। अब मसला ये है कि तुर्की को इजराइल ने कहा कि नहीं चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। तो पाकिस्तान, मसला ये है कि अमेरिका के आगे आसिम मुनीर अपनी वर्दी उतार के उसके बिस्तर पे लेट गया था उल्टा, कि हाँ जी जो करना है करो। तो उसके साथ जो हो चुका है, वो अपना सब कुछ पाकिस्तान पूरा दाव पे लगा के आया है। और अभी ये इजिप्ट और जॉर्डन गया है ना, क्या करने गया था इजिप्ट और जॉर्डन? वही जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये एक प्लान बना के आया था इस पूरे रीजन के लिए, इंडिया से लेके तुर्की तक जो पूरा एरिया है, जिसमें पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, फिर मिडल ईस्ट है, फिर इज़राइल है,
इस पूरे रीजन के लिए कुछ पॉलिसीज थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टूजिस थे वो अरदगान, आसिम मुनीर, जनरल सीसी और बाकी कतर के अमीर, तो ये वहाँ पे गया था। वहाँ पे कंफर्म रिपोर्ट्स आई हैं कि मोसाद और CIA के चीफ्स के साथ ये मीटिंगें की हैं इसने वहाँ पे, आसिम मुनीर ने। मोसाद इज़राइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, CIA अमेरिका की है, उनके साथ बाकायदा मीटिंगें हुई हैं और वहाँ पे ये तय हुआ है कि गज़ा में जो फोर्स लगेगी उसमें पाकिस्तानी फोर्स सबसे ज़्यादा होगी। अब मसला ये है कि गज़ा का जो ओरिजिनल प्लान है जो डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था, उसमें टोनी ब्लेयर जो इंग्लैंड का एक्स प्राइम मिनिस्टर है वो चीफ होगा गज़ा की जो टेम्पररी गवर्नमेंट होगी उसका, और टोनी ब्लेयर के अंडर में वहाँ पे पूरी फोर्सेस चलेंगी, यानी पाकिस्तान की फ़ौज भी। हसन अय्यूब जो एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो कह रहे हैं अल्लाह ने पाक फ़ौज को बहुत इज्जत दी है, अब हमास और फ़लस्तीनियों की ख्वाहिश है कि पाक फ़ौज आकर उनकी हिफाजत करे। उसका जवाब PTI की समीना पाशा ने दिया है कि 60-70 हज़ार मर गए फ़लस्तीनी, पूरा गज़ा तबाह हो गया, कुछ भी नहीं बचा, तो अब फ़लस्तीनियों की ख्वाहिश जागी है। ये फ़लस्तीनियों की नहीं, इज़राइल की ख्वाहिश है। अमेरिका के ट्रंप ने ये डील करवाई है और ये है कि पाकिस्तान अपनी फ़ौज भेजेगा हमास को डिसार्म करने के लिए, ये तय हुआ है। और ये चीज़ें क्लियर हैं। ये ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि इज़राइल, इसने कहा था पहले कि इज़राइल जो है वो यमन, ईरान और फ़लस्तीन को टारगेट कर रहा है, अगर पूरी मुसलमान उम्मा अगर यूनाइट नहीं हुई तो फिर रोते रहोगे। तो भाई साहब, ख्वाजा साहब, मसला ये है कि आप लोग भिखारी हो, आप लोग किसी के इशारे पे चल रहे हो, आप लोग पाकिस्तान और अपना पूरा हिसाब किताब अमेरिका के आगे बेच के आ चुके हो। अब आपकी कोई गुंजाइश नहीं है। 58% गज़ा है ना, वो तो इज़राइली फ़ौज के बिल्कुल कंट्रोल में है और वो कंट्रोल नहीं छोड़ेगा इज़राइल। इज़राइल की भी हिस्ट्री रही है कि 48 में जब इज़राइल अनाउंस हुआ तो सारे अरब देशों ने कहा कि हम इज़राइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हालांकि जब 1935 में सऊदी पेनिनसुला में छोटी छोटी किंगडम्स थी, नजद की किंगडम थी, हज्जाज की किंगडम थी, नॉर्थ सऊदिया की किंगडम थी, जीजान की किंगडम थी, कसीम की किंगडम थी, छोटे छोटे कबीले रूल करते थे। तो उस वक्त लॉरेंस ऑफ अरेबिया पढ़ लें या देख लें उसकी फिल्म, लॉरेंस ऑफ अरेबिया गया था ब्रिटिश, क्योंकि वो बड़ा सेंसिटिव एरिया था। एक तो ये कि अमेरिकन और ब्रिटिश साइंटिस्टों ने देख लिया था कि इस रीजन में बड़ा ही फ्यूचर एनर्जी रिसोर्सेज है, लेकिन इसमें ख़ास तौर पे मक्का मदीना है, उसको कैसे वो करें कि अगर हमने मक्का मदीना को छेड़ा ना तो पूरी दुनिया का मुसलमान हमारा दुश्मन हो जाएगा। और उस वक्त कॉलोनीज थी सारी, मुसलमान कंट्रीज ब्रिटिश की कॉलोनीज थी, ब्रिटिश एंड अमेरिकन वर ऑल टुगेदर। तो उन्होंने फिर लॉरेंस ऑफ अरेबिया के ज़रिए किंग अब्दुल अजीज़, जो कि किंग ऑफ नजद थे, वो किंग अब्दुल अजीज़ को तैयार किया कि आप हज्जाज पे और सऊदी अरब के पेनिनसुला पे कब्ज़ा कर लें, सिवाय जो ऊपर बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेट्रोल और गैस था, कतर, कुवैत, इमारात, बहरीन में तो इतना नहीं था, कतर, कुवैत, इमारात और ये सब ब्रिटिश कंट्रोल में थे, इराक ब्रिटिश कंट्रोल में थे। उसने कहा ये सब आपको हम नहीं देंगे, बाकी आप कब्ज़ा कर लें। तो ये लोग कब्ज़ा किया था, इन्होंने मक्का मदीना पे आके कब्ज़ा किया, सब कुछ किया। इसके अगेंस्ट में सऊदियों को, किंग अब्दुल अजीज़ को ये कहा गया था कि आप इज़राइल नामी हम नया कंट्री बनाएंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। और किंग अब्दुल अजीज़ ने कहा कि ठीक है हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन हम ऊपर मुसलमानों को मामू बनाने के लिए शोर मचाते रहेंगे। उन्होंने कहा मचाते रहो। तो 48 में जब इज़राइल का क्रिएशन हुआ तो आज के इज़राइल से बहुत छोटा था,
और काफ़ी एरिया फ़लस्तीन को दिया गया था। अरबों ने और फ़लस्तीनियों ने कहा कि नहीं, हम तो एक एक यहूदी को मारेंगे और ये पूरा इलाका हमारा होगा। 48 में जंग हुई अरबों की, इज़राइल की, हार गए। फ़लस्तीन का जो वेस्ट बैंक था वो जॉर्डन खा गया, गज़ा जो था वो इजिप्ट खा गया, बाकी सारा कुछ इज़राइल खा गया। फिर 67 में फिर सारे अरबों ने मिलकर जंग की। वहाँ पे गोलान हाइट्स भी गई, मिस्र का सहराए सीनाई भी गया, जॉर्डन का काफ़ी इलाका गया, वेस्ट बैंक भी कब्जा कर लिया, गज़ा भी कब्जा कर लिया, इज़राइल ने सब कुछ ले लिया। फिर 73 में फिर वापस सारे अरब मिलके लड़े। उस वक्त हम सऊदी अरब में थे, मेरे फादर स्टेट बैंक में थे। वो बताते थे कि मिलियंस ऑफ डॉलर सऊदी इस जंग पे लगा रहे हैं, लेकिन सिर्फ 6 दिन में वो जंग रुक गई, हार गए अरब सिर्फ 6 दिन में। तो इज़राइल कब्जे करता गया हर जंग के बाद। ये मौका इन लोगों ने खुद इज़राइल को दिया। 79 में आके फिर इनको अकल आई तो इजिप्शियन को, तो या अनवर सादात इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर के साथ जिमी कार्टर की मेडिएशन में एग्रीमेंट किया और उसके बदले में इजराइल ने इजिप्ट का सीनाई का एरिया छोड़ दिया। इसके बाद जॉर्डन ने एक्सेप्ट किया इजराइल को, तो जॉर्डन का एरिया छोड़ दिए। सीरिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो सीरिया की गोलान हाइट्स आज भी इजराइल के पास हैं। तो इजराइल जो इलाके कब्जा कर लेता है फिर वो नहीं छोड़ता भाई। तो ये है कि लेट्स सी। वैसे भी दुनिया की हिस्ट्री में ये देखते हैं हम कि पाकिस्तान ने कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान पे नहीं छोड़ रहा। अब डंडे के जोर पे कोई छुड़वा तो ठीक है। तो लेट्स सी कब पाकिस्तान से तो ये भारत छुड़वा लेगा, लेकिन यहाँ पे कौन छुड़वाएगा इजराइल से? तो ये लोग खुद मौका दे रहे हैं इजराइल को आगे बढ़ने के लिए। तो लेट्स सी अजीज दोस्तों, पाकिस्तान जाएगा और मार खाएगा, और हो सकता है कि ये वजह बने पाकिस्तान में एक बहुत ज़बरदस्त आंदोलन की। और फिर लेट्स सी क्या होता है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। ये सादत की बात होगी। हमारा जो रोल होगा वो एक रोल ये होगा कि पाकिस्तान और जो और ममालिक चूज किए जाएंगे वो कोई एक्सट्रीमिज्म, कोई वायलेंस ना हो, इसकी जो चीज़ें हैं और कोई क्रॉस बॉर्डर अटैक ना हो, उसको पाकिस्तान इन्फोर्स करेगा। हमारा जो जवान वहाँ ड्यूटीज दे, उनकी जान और माल का जो तहफ़्फ़ुज़ है, फिर वो भी हमारी अटमोस्ट इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटी होगी। तमाम चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बड़ी फेवरेबल होंगी। जो अपना फरीज़ा है वो भी अदा करेंगे, अपने मुसलमान भाइयों को प्रोटेक्ट भी करेंगे, और एट द सेम पॉइंट हम मेक श्योर करेंगे कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या क्रॉस बॉर्डर वायलेशंस ना हो। हमास को डीवेपनाइज करना भी उस फोर्स का मैंडेट होगा। बिल्कुल, डीवेपनाइज होएगा तो वो दूसरी फोर्स है वो चल सके, और डीवेपनाइज होने के बाद जो है चीजें आगे चलेंगी। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने एग्री किया है, तो आई थिंक दिस तो हैज ऑलरेडी बीन एग्रीड। व्हाट इज इम्पोर्टेंट, कौन करेगा, से में करेगा, और उसका जो खाका है वो इन रियल टर्म्स कब हमारे सामने आएगा।